नमस्कार। कभी कभी शक्तिशाली देशों को भी युद्ध को अपने अनुरूप ढालने में समस्या होती है, या कहा जाए अपने अनुरूप परिणाम करने में समस्या हो जाती है। जैसा आप रसिया यूक्रेन वॉर में लगातार देख रहे हैं। 682 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लगभग 2 साल, और युद्ध आज भी समाप्त नहीं हुआ है। आज मुझे याद आता है औरंगजेब का वह दक्कन का अभियान। मैं यहां पर रसिया को कंपेयर औरंगजेब से नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं। दक्कन का अभियान जिस ढंग से औरंगजेब ने किया, उसे शायद लगता था कि कुछ ही समय में वह उसको जीत लेगा और अपने साम्राज्य का भाग बना लेगा। लेकिन हुआ क्या? सालों साल वह दक्कन में ही रह गया, वहां की जीत को अस्थायित्व देने के लिए, लेकिन कभी उसकी जीत अस्थायित्व का रूप नहीं ले पाई। इस पर एक वाक्य भी है कि जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को खत्म कर दिया, उसी ढंग से औरंगजेब को दक्कन ने खत्म कर दिया। स्पेन बहुत महान वॉरियर में से एक नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस के एक महान विजेता, स्पेन को हरा करके उसने अपने भाई को वहां की गद्दी पर बैठाया। लेकिन क्या हुआ? जीत को स्थायित्व नहीं दे पाया, लगातार विद्रोह होते रहे, और उस विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि लाखों की संख्या में सेनाएं मरी नेपोलियन की, और नेपोलियन का नेतृत्व प्रश्न चिन्ह में आ गया। व्लादिमीर पुतिन जो नायक हैं इस युद्ध के, माना जा सकता है कि अमेरिका के द्वारा उकसाने पर भी यह युद्ध हुआ, क्योंकि जिस ढंग से यूक्रेन को नाटो की सदस्यता देने में तत्परता दिखा रहा था अमेरिका, और जिस ढंग से जेलेंस्की नाटो की सदस्यता लेने के लिए तत्परता दिखा रहे थे, इन दोनों कदमों ने यूक्रेन को जलाकर राख कर दिया। लेकिन फिर वही बात, जीत रसिया की हुई या यूक्रेन की, या मैं कहूं हार गया यूक्रेन, तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि न अभी दिख रहा है रसिया जीत चुका है, और न यह दिख रहा है कि यूक्रेन ने हार मान लिया है। 682 दिन से ऊपर हो चुके। लेकिन आज हम लोगों का न्यूज यह नहीं है, यह तो चलता रहेगा, क्योंकि राज्य संघर्ष करते हैं और करते रहेंगे। मॉर्गनथाउ ने कहा है, शक्ति के लिए संघर्ष, यही है राज्य का नियम, यही है विश्व का नियम। इसी बीच कुछ और कहानियां भी अभी आ रही हैं। एक कहानी 4 जनवरी का है, जिसमें अल जजीरा का यह न्यूज है कि रसिया और यूक्रेन ने हंड्रेड्स ऑफ प्रिजनर को एक दूसरे के साथ अदला बदली किया। चलिए, युद्ध के बीच में ऐसे न्यूज जब आप सुनते हैं तो एक राहत भरा हुआ कदम नजर आता है। माना जा रहा है कि लगभग 470 कैदियों की अदला बदली हुई, जिसमें से 248, ये रसिया का न्यूज से लिया गया है। रसिया ने इस बात को कहा है कि हमारे 248, वैसे यूक्रेन 230 की बात कर रहा है। तो रसिया ने कहा कि हमारे 248 सैनिक और नागरिकों को उन्होंने छोड़ा, बाकी जो बच गए वो यूक्रेन के। इसमें रसिया ने एक बात और भी कहा कि इसमें यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात ने मध्यस्थता निभाई। चलिए, युद्ध के बीच ऐसे न्यूज का आना बहुत अच्छा लगता है। वहीं 5 जनवरी यानी कल का यह भी न्यूज चर्चा में बहुत रहा, जब अमेरिका ने यह आरोप लगाया रसिया पर कि नॉर्थ कोरिया से
के मिसाइल्स का वह यूज कर रहा है यूक्रेन वॉर में। शॉर्ट रेंज मिसाइल लगभग यूज कर रहा है। इसके रेफरेंस में अमेरिका ने, बाकायदा व्हाइट हाउस ने कहा कि अक्टूबर माह में लगभग 1000 से ज्यादा कंटेनर नॉर्थ कोरिया से रसिया आए, बाकायदा वेपन्स और आर्म लेकर के। यह स्वाभाविक सी घटना है, यह कहीं कोई छुपी हुई बात नहीं थी जिसको व्हाइट हाउस ने सामने में लाया। वैसे भी आपको पता ही है, नॉर्थ कोरिया, रसिया और ईरान, ये तीनों ऐसे देश हैं जो अमेरिकी प्रतिबंध और उसके दोस्तों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से पीड़ित हैं। तो वाजिब है कि ये तीनों आपस में मिलकर के कुछ ना कुछ करेंगे। नॉर्थ कोरिया को यदि आगे बढ़ना है तो उसे अपने यहां पर रेवेन्यू जनरेट करना होगा, लेकिन इतने सारे सैंक्शंस हैं कि यह काम मुश्किल नजर पड़ता है। आप जानते हैं कि हाल ही में किम जोंग ट्रेन से बाकायदा गए थे व्लादिवोस्टोक रसिया, एक मैत्री का संदेश लेकर के। और यदि ये सब न्यूज आ रहा है कि रसिया नॉर्थ कोरिया का शॉर्ट रेंज मिसाइल का, बैलिस्टिक मिसाइल का यूज कर रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल सही जान पड़ता है। लेकिन इससे भी अलग जो न्यूज हम लोग आज देखने वाले हैं वो यह है। न्यूज है रेटर्स का, और रेटर्स ने इस बात को लिखा है कि रसिया टू प्रोड्यूस ओवर 32,000 ड्रोन ईच ईयर बाय 2030, यानी रसिया जो है वो प्रत्येक साल 2030 तक, प्रत्येक साल, यहां ध्यान रखिएगा, एक साल नहीं, ये नहीं कि 2030 तक इतना वो करेगा ना। इसने कहा है कि रसिया 2030 तक प्रत्येक साल 32,000 ड्रोन बनाएगा। और ऐसा न्यूज आया है टैस के द्वारा, TASS, रशियन न्यूज एजेंसी है, बहुत पुरानी न्यूज एजेंसी है, 1900 माना जा सकता है कि 4 में यह स्टैब्लिश हुई थी न्यूज एजेंसी, वहां से यह खबर आई है। खबर का मुख्य कारण क्या है, इसको भी जरा देख लीजिए। मुख्य बिंदु यह है कि यह जो टैस न्यूज एजेंसी है, बाकायदा इस न्यूज एजेंसी को संबोधित किया या वहां पर बात किया वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आंद्रे बोलोसोव ने। आंद्रे बोलोसोव जो वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा इस बात को न्यूज एजेंसी जो टैस है उसको कहा कि हम प्रत्येक साल 32,000 ड्रोन बनाएंगे। अब बात आ गई कि आखिर इतना बड़ा स्टेप क्यों रसिया ले रहा है। तो इसमें आपको कई प्रकार के सोर्सों से जानकारी मिली होगी, खासकर मैं यहां पर अमेरिकन सोर्स की ज्यादा बात करूंगा, क्योंकि रसिया का सोर्स जो है वो सामने नजर नहीं आ पाता है, खासकर जो कैजुअलिटीज हुई हैं रशियन सोल्जर्स की। अमेरिका का कहना है कि लगभग रसिया के 3 लाख के आसपास सोल्जर्स की कैजुअलिटी हुई, तो एक भारी संख्या में सोल्जर्स मारे गए। और इसके बाद ठीक है, रसिया ने आज तक इस बात को नहीं माना है, लेकिन इतना जरूर है कि यदि 682 दिन से लगातार युद्ध चल रहा है और युद्ध अंजाम तक नहीं पहुंचा है, तो सैनिक दोनों तरफ से मरे। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, आपको पता है कि ईरान का एक ड्रोन अचानक सामने में आ गया, शाहिद। और ईरान, चूंकि मैंने आपसे पहले कहा कि ईरान ऐसे देशों में है जिस पर बहुत सारे प्रतिबंध आरोपित हैं। अमेरिका के लीडरशिप में यह प्रतिबंध है। ईरान बहुत देशों को जो क्रूड ऑयल पहले देता था वह भी नहीं दे पा रहा। रेवेन्यू की बहुत सारी क्राइसिस है, वहां बहुत महंगाई है, और इस परिस्थिति में उसके लिए भी एक मील है ना, एक कहा जाए रसिया का युद्ध या यूक्रेन युद्ध एक अच्छा संदेश लेकर के आया, क्योंकि रसिया का धीरे धीरे हथियार की कमी हो रही थी और वहां पर ईरान ने ड्रोन पहुंचाना शुरू कर दिया। ड्रोन से, ईरानी ड्रोन से रसिया को बहुत सारा फायदा हुआ। उससे सबसे बड़ी बात हुई कि रसिया में जो सैनिकों की कैजुअलिटी थी वह कमी,
और धीरे धीरे रसिया इस बात को समझ पाया कि ड्रोन्स कितने महत्वपूर्ण हैं युद्ध में, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जरा इसको भी देखा जाए। ये नोटिस किया गया कि जो मिसाइल होते हैं उसको ट्रैक करना थोड़ा आसान है इन कंपेयर टू ड्रोन। ड्रोन आसानी से ट्रैक नहीं होते हैं क्योंकि वो बहुत लोअर एल्टीट्यूड में काम करते हैं। चूंकि मिसाइल जो होता है, ब्लास्टिक मिसाइल हायर एल्टीट्यूड पर काम करता है, अधिक ऊंचाई पर काम करता है, तो रेडार को उसको ट्रेस कर पाना आसान है। लेकिन चूंकि ड्रोन थोड़ा नीचे वाले एल्टीट्यूड पर काम करता है तो इसको ट्रेस कर पाना मुश्किल है। दूसरा पॉइंट जरा इसको भी देखिए, यदि आप एंटी ब्लास्टिक मिसाइल का यूज करते हैं या एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो काफी महंगा होता है। मिसाइल को तबाह करने में यदि आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो ठीक है, वहां तक तो आप समझ सकते हैं कि चलिए आपने बड़े बड़े मिसाइल्स को अपने डिफेंस सिस्टम से, एयर डिफेंस सिस्टम से उड़ा दिया। लेकिन ड्रोन की कीमत बहुत कम है। ईरानी ड्रोन माना जाता है कि जो रसिया ने लिया है वो लगभग $10,000 के आसपास में एक ड्रोन है। यदि उसको एयर डिफेंस सिस्टम से खत्म किया जाता है तो ये महंगा सौदा है। तो इस परिप्रेक्ष्य से भी देखा जाए तो ड्रोन बहुत ही लाभदायक साबित हो रहा है रसिया का के लिए। वहीं अब आइए यूक्रेन के बारे में बात करते हैं। यूक्रेन ने भी इस युद्ध में अपने बहुत सारे सैनिकों को खोया और अब यूक्रेन ने भी बाकायदा ड्रोन पर अपना ज्यादा फोकस कर दिया। यूक्रेन लगातार अपने एक ड्रोन है उसका एफपीवी ड्रोन्स, ये यूक्रेन यूज कर रहा है इस ड्रोन का और बहुत सक्सेसफुल है। उसने रसिया के कई सारे शिविर पर इससे आक्रमण किया और अब तो वो रसिया के इलाकों में भी आक्रमण कर रहा है। तो ये धीरे धीरे युद्ध जो परंपरागत युद्ध था अब धीरे धीरे ट्रेडिशनल युद्ध से यह अनट्रेडिशनल युद्ध की ओर बढ़ रहा है, गैर परंपरागत युद्ध की ओर बढ़ रहा है। परंपरागत युद्ध का मतलब जहां पर परंपरागत हथियारों का प्रयोग होता है। अब अनमैन्ड व्हीकल यानी ये गैर परंपरागत हथियार का अब प्रयोग हो रहा है युद्ध में और बढ़ चढ़कर हो रहा है और दोनों ओर से यह पूरा प्रयास किया जा रहा है ड्रोन को यूज में ज्यादा से ज्यादा लाया जाए। एक बात जो आंद्रे ने इस बात को भी कहा कि उनकी एक आशा है, अभिलाषा है कि लगभग 32,500 मैं यूनिट तैयार कर दूं ड्रोन्स का। तो अब आगे आप समझ सकते हैं युद्ध की तस्वीर कैसे बदलेगी और इस परिस्थिति में भारत भी अब धीरे धीरे इन बातों को सोच रहा है कि जिस ढंग से युद्ध बदल रहे हैं, क्योंकि अब तलवारों का युद्ध नहीं रहा, अब बमों का युद्ध भी नहीं रहा, अब मिसाइल से भी एक ऊपर युद्ध जा रहा है, वह है ड्रोन। क्योंकि हर देश अपने सैनिकों को, ह्यूमन रिसोर्सेज को बचा कर रखना चाहता है। यहां पर कुछ और बातें हैं जो बात सामने में आई, वो यह है कि रूस का यह इरादा है कि उसका डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है ड्रोन का, वह पूरे मार्केट के 70% पर कब्जा करे। वाजिब बात है, चाहत यह भी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा ड्रोन बनाऊं और दूसरे देशों को बेचूं भी। तो एक तरह से यह है। अभी जैसा मैंने आपसे कहा कि मॉस्को किस ड्रोन का यूज कर रहा है, तो वह ईरान का ड्रोन यूज कर रहा है जिसका नाम शहीद है। शहीद के साथ एक प्रॉब्लम है कि पेट्रोल इंजन के साथ साथ ये आवाज बहुत सारा करता है, शोर बहुत ज्यादा करता है और ऊपर से भारी भरकम पैसा देना पड़ रहा। जैसे मैंने कहा कि $10,000, अब यदि रसिया उसको खुद बनाया होता तो शायद उससे कम पैसे लग रहे होते, अपने घर की चीज भी होती, ठीक है। तो एक ढंग से शोर भी ज्यादा करता है, इसलिए रसिया ने अब सोचा है कि खुद अपने से बनाया जाए। यहां पर ध्यान रखना है वो यह है कि रसिया ने कहा है बाकायदा कि 2030 तक उसका इरादा जो है वो $7.66 बिलियन को खर्च करना है अपने इस मिशन में। तो आपने देखा इस बात को और समझा कि आखिर यह बात कही गई। यह एक मेन न्यूज आपको सामने में नजर आया कि अब युद्ध का तस्वीर बदलते बदलते अब ड्रोन तक पहुंच गया। यहां पर यह भी ध्यान रखेंगे कि यूक्रेन ने भी बाकायदा कहा है कि वह 2024 तक 11,000 ड्रोनों को निर्मित कर देगा। यानी, और यह पहले ही कहा है, रसिया से पहले ही यूक्रेन ने भी इस बात को साफ कहा है कि वो भी अपने ड्रोन के यूज को बढ़ाएगा और 2024 तक 11,000 के आसपास ड्रोन वो और लेकर के आएगा जो वो ड्रोन का यूज कर रहा है। तो आपने देखा कि युद्ध
जरूर शक्तिशाली देश हो चाहे कमजोर देश हो उसके परिप्रेक्ष्य में, लेकिन युद्ध बहुत लंबा टलने पर कई सारे राह भी खुलते हैं। कई बार कई कई बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन, बहुत बड़े बड़े आविष्कार सैन्य क्षेत्र में ही पहले हुए, जिसका प्रयोग आम जनजीवन में या आम नागरिकों के बीच हुआ। निसंदेह अनमैन्ड व्हीकल का जिस ढंग से अब उत्पादन बढ़ रहा है या बढ़ने की करीब पहुंच चुका है, ठीक है, वॉर जोन का ही यह न्यूज है, लेकिन इसका प्रयोग धीरे धीरे डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी होगा। कोरोना जैसे समय में आपको पता है टेलीमेडिसिन हो या मेडिसिन को पहुंचाने की व्यवस्था हो, इसका और भी उपयोग बढ़ सकता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए न्यूज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।